हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं रोहित मालो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो सीरीज हमने यहां पर चलाई है बेस्ट 100 क्वेश्चंस फॉर जेई एडवांस फिजिक्स के लिए, उसमें ऑप्टिक्स की सीरीज आपके सामने में लेकर आया हूं। 5 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अगले 5 क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपकी जेई एडवांस की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। अभी ही ये वक्त है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना होता है, इसके अंदर करनी होती है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर थोड़ी बहुत कोई घबराहट वगैरह होने वाली है आपके अंदर, या आने वाली है, या आ रही है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है, हमारे गुरुजनों पे विश्वास है कि जो उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज गेन करी है हमने, उस पर हम बेहतर काम करेंगे। एकदम हिम्मत रखने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी इन सबको हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर है। दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑन द ऑप्टिक्स इन दिस सीरीज। Two media, each of refractive index 1.5 with a plane mirror boundaries are separated by 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख भी रहा है कि यहाँ पर भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है। यहाँ पर यहाँ एक पार्टीशन डाला हुआ है और इन दोनों के बीच में अपन को 100 सेंटीमीटर की दूरी नजर आ रही है। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड मिडवे, ठीक है, बीच में यह रखा हुआ है। बिटवीन देम विद इट्स प्रिंसिपल एक्सेस नॉर्मल टू द बाउंड्रीज। ओके फाइन, जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे हमको समझ में आता है। अगर इन्होंने फोकल लेंथ डिफाइन कर दी है तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ डिफाइंड है, ठीक है। इसमें हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख भी सकते हैं कि इसका जो सराउंडिंग मीडियम है वो वैसे तो इन्होंने म्यू इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है इस लेंस का, उस पर बेस्ड फोकल लेंथ इन्होंने हमको दे रखी है, राइट। समझ में आ चुका है। ए लुमिनस ऑब्जेक्ट या लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ is placed in one medium of the axis of the lens at a distance of 125 सेंटीमीटर from it। यहाँ पर हम 125 सेंटीमीटर के बारे में अगर बात करते हैं तो इट किससे 125 सेंटीमीटर की बात करें। A luminous point object O is placed in one medium on the axis of the lens at a distance of 125। तो आप ये देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका 125 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बीचों बीच ले लूं तो ये कितना है 50, और 50 में 75 जोड़ेंगे तो समझ गए आपकी 125 सेंटीमीटर किस तरह से बोल रहे हैं, ठीक। फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द सिस्टम। अगर सिस्टम बोल दिया है तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज लेनी होंगी, सारी इमेजेस हमको लेनी पड़ेंगी। 2 रिफ्रैक्शन हो, 3 रिफ्रैक्शन हो, जो भी हो वो हमको सब लेना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये है अपने पास बाउंड्री नंबर 1। क्या एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के अंदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा? ठीक है सर। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हम क्या क्या करना है, फिर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि ये इस एक्सिस पर ही बैठा हुआ है तो हम नियर नॉर्मल इंसिडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। नियर नॉर्मल इंसिडेंस वाला कौन सा है? वो आपका अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। हालांकि यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय आर। उसके अंदर r को इन्फिनिटी रख देते हैं, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस होती है तो r को इन्फिनिटी रखी जा सकती है। फिर क्या सर, यहां से एक रिफ्लेक्शन हो जाए, इससे जो इमेज बनेगी वो हमारे लेंस के लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और फिर इससे जो हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, उससे भी एक इमेज बनेगी जो कि फाइनल इस सरफेस से क्या करने वाली है? रिफ्रैक्ट करने वाली है, ठीक है। तो यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी कितनी बार हमको रिफ्रैक्शन का यहाँ पे प्रोसेस देखना पड़ेगा सर? 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो रे इधर निकल जाएगी, उसके बाद कोई और भी सिस्टम मौजूद नहीं। सिस्टम विल एंड ओवर हियर। सो चालू करते हैं इसके ऊपर हम कैलकुलेशन। तो पहले देख लेते हैं, इस सरफेस से 75 सेंटीमीटर, ये है आपका 1.5 जो कि हम 3/2 मान लेते हैं, और यहां पर है 1। लो भाई, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हमने आपको बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 75 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लेट सपोज n1 मान लेते हैं। पहला मीडियम ये है, ये आपका n2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1.5 की जगह 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम n2 बाई वी वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं। यू कोऑर्डिनेट हमको पता है कि यू कोऑर्डिनेट तो सर -75 लेना पड़ेगा, ठीक। चलो लेते हैं।
तो हमारे पास क्या है सर, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन बाय आर। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो वैसे ही हट जाने वाला है। एन टू जो है हमारे लिए जो दूसरा मीडियम बोल सकते हैं वो है वन, हमको वी की वैल्यू चाहिए। एन वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, और यू की वैल्यू जो है हमारे पास है -75। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस होके वापस उधर जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे 3 अपॉन और 2 इंटू 75 विल बी सर 150 माइनस साइन के साथ 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई सर, v की वैल्यू आ गई -50 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, v की वैल्यू -50 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करें, माइनस का मतलब ये हुआ कि ये आपके राइट में नहीं जा रहा है, ये अभी भी इधर ही बन रहा है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कि ये आपका डेंसर मीडियम है ना, और ये आपका रेयर मीडियम है, तो ये ऐसे चला गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हियर इज द इमेज, और वो इमेज कितनी दूरी पर नजर आ रही है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 50। क्या यहाँ पर अब मेरे पास एक लेंस मौजूद है, हाँ, और उससे दूरी कितनी थी सर, ये वाली दूरी 50 थी, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100। चलो अब उसके ऊपर कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो अपने पास जो सेकंड रिफ्रैक्शन है, वो सेकंड रिफ्रैक्शन लेंस की वजह से है ना, जो सेकंड रिफ्रैक्शन है वो किसकी वजह से है, लेंस की वजह से। और उसकी फोकल लेंथ आई थिंक सो 30 सेंटीमीटर दिया था, एक बार चेक कर लें कि 60 दिया था, 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ था। ठीक, और वो कॉन्वेक्स भी है, तो चलो अपन उसको +60 ले लेते हैं। यू कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, यू कोऑर्डिनेट 50 + 50 100 सेंटीमीटर दूरी पे था ऑब्जेक्ट। माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि उसके सामने था। अब हम यहाँ पर बड़ी आसानी से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा सकते हैं। तो 1/v माइनस यू की जगह पे -100 इज इक्वल्स टू 1/f कितना है, 60। इसको माइनस माइनस प्लस के बाद वापस से उधर उठा के उधर ले जाते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 1/60 माइनस 1/100। ओके, ठीक है साहब। और क्या कर सकते हैं सर, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 300 के आसपास आप ले लो, तो 300 ले लो, नहीं तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लो भाई आपस मल्टीप्लाई कर, इधर की तरफ 100 ले लेते हैं, इधर की तरफ 60 ले लेते हैं, ऊपर की तरफ 40 हो गया, नीचे की तरफ आपका 60 इंटू 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, दो से उसको काट दिया, या फिर इसको इसी से काट देते हैं ना, तो इसको काट दें 15, तो ये हो गया 150। ठीक है साहब, तो 1/v की वैल्यू 150, तो v की वैल्यू हो गई +150, v की वैल्यू +150 हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास लेंस था, उससे जो किरणें जाएंगी, उससे जो किरणें जाएंगी वो कहाँ पर मिलना चाहती हैं सर, वो 150 सेंटीमीटर पे मिलना चाहती है। लेकिन क्या बीच में एक आपकी सरफेस आ गई थी, हाँ सर, और वो कितनी दूरी पर थी सर, वो 50 सेंटीमीटर पे थी। तो अब आपको क्या करना होगा कि इस सरफेस पे वापस से रिफ्रैक्शन देखना होगा। इसके अंदर बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है सर, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसको बोलेंगे n1। हाँ, इंसिडेंट रे जहाँ प्रेजेंट है वहाँ n1, और जहाँ रिफ्रैक्टेड रे होगी वहाँ पर n2 लिख देते हैं। और इसके लिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। सर यू कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, तो आप इस सरफेस से देख रहे हो, तो यू कोऑर्डिनेट ये लेंगे आप। ठीक है, तो ये आया कितना था सर 150, उसमें से 50 घटा तो कितना आ गया 100। तो u की वैल्यू आपकी होने वाली है +100 सेंटीमीटर। n1 की वैल्यू पता है, n2 की वैल्यू पता है, कि हमें फिर से n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r के अंदर ये वाला फैक्टर हटा दें। हाँ सर, हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि r की वैल्यू वहां पर इन्फिनिटी है, बिकॉज इट इज अ प्लेन सरफेस। ठीक, तो आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन इसकी। हमको पता लग गया कि यहाँ से जो आपकी इमेज बनना चाहती थी, वो इमेज कितने पे बनना चाहती थी, 150, लेकिन इस सरफेस से कितनी दूरी पर है, 100। इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, राइट। चलो इसका कैलकुलेशन कर ले। तो हमारे पास है n2 जो कि कितना था 3/2, हमको v की वैल्यू निकालनी है, माइनस n1 की वैल्यू 1, और u की वैल्यू कितनी थी +100 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहाँ पे 3/2v को 1/100 लिख दूं, यस, और इसको v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर ये है कि जब लेंस से ये रेज
किधर की तरफ जाना चाहती थी, किधर की तरफ जाना चाहती थी सर? ये जाना चाहती थी 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इससे कितनी दूरी पर जाना चाहती थी? 100 सेंटीमीटर दूरी पर। ये डेंसर से, सॉरी, रेयरर से डेंसर आने पर क्या होगा सर? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने की वजह से, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने की वजह से आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज 100 सेंटीमीटर पे नहीं बल्कि 150 सेंटीमीटर पे बन रही है। अगर किसी को आंसर ही देना है तो वो ये भी दे सकता है कि जो आपकी सेकंड सरफेस है वहां से 150 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर अगर कोई ये मेंशन कर देता है कि आप तो लेंस से मेजर करके बताइए, तो लेंस से ये हो जाएगी सर, ये है 50, टोटल मिलाकर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमको कुछ आंसर भी दे रखा था, दैट इज 2 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो छुप गया है लेकिन वो राइट ऑफ द लेंस हमको दे रखा है। तो आई थिंक कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इवन प्लेन सरफेस से भी कहीं लोगों को क्या होता है, वो अपरेंट डेप्थ में डी डैश वगैरह डी ये सब उसमें दिक्कत होती है। सो यू कैन अप्लाई ओनली N2/V वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 बोल सकते हैं हम, ठीक है। 5 हम डिस्कस कर चुके थे पहले वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में 6 क्वेश्चन हमने किया। 7 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा होगा कि हाँ सर, लेंस को हमने सीधा खड़ा हो तो देखा, 2 लेंस देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये तो टिल्ट ही हो गया। हाँ, तो बस ये टिल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है कैसे करते हैं ये हमको सीखना होगा, ठीक है। तो 2 कन्वर्जिंग लेंसेज दे रखे हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंसेज हम मान लेते हैं, उनकी फोकल लेंथ हमको सेम दे रखी है f, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2f। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सेपरेटेड, इनके पोल के बीच की जो दूरी है वो 2f है। द एक्सिस ऑफ द सेकंड लेंस इज इंक्लाइंड एट अ स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है भाई, छोटा एंगल कोई थीटा होगा। विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट लेंस ए पैरेलल पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये बिल्कुल पैरेक्सियल रेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर फोकस होने वाली बात होगी। तो सबसे पहले यहाँ से जो फोकस होने वाली रेज हैं वो कहाँ पर होने वाली हैं सर? इसके एफ पर। ठीक, यहाँ पर आपकी पहली इमेज बन जाएगी। वो इमेज इसके लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो a parallel parietal beam of light is incident from the left hand side of the lens. Find the coordinates of the final image with respect to the origin of the first lens. अगर मैं फर्स्ट लेंस के पॉइंट को ओरिजिन जैसा मान लूं तो हमको फाइनल इमेज किस लोकेशन पे मिलने वाली है ये हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक, जिसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। f1 माइनस 2 cos थीटा में लिख देता हूँ यहाँ पर, f1 माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा कॉमा 0। ये कोई ऐसा आंसर है इसका, ठीक है। हालांकि हमको आंसर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, प्रोसेस से लेना देना है। आंसर तो हम सही निकाल ही देंगे अगर प्रोसेस सही होगा तो, ठीक। तो क्या करना चाहिए सर? एक लेंस का तो काम तमाम हो गया, क्योंकि रेज पैरेलल आ रही हैं तो यहाँ पर वो फोकस पे मिल जाएंगी, एक लेंस का तो खत्म हो गया काम, ठीक है सर। दूसरे लेंस का क्या? दूसरा लेंस जैसे ही आपने इसको टिल्ट किया उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या हो गई है सर? टिल्ट हो गई। अब आप तो मुझे बस ये बता दो कि ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको ये दे दूं कि ये लेंस है, ठीक है, और ये लेंस पर हम बोल सकते हैं कि ये आपकी एक्सिस है, और यहां पर लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस। अरे सर, इसको निकालने में क्या ही दिक्कत है? अगर आप मुझे यहां से लेके यहां तक की कोई दूरी दे देते हो तो इसकी मुझे हाइट भी मिल जाएगी, इसका मुझे यू कोऑर्डिनेट भी मिल जाए, यू कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग में वी कोऑर्डिनेट भी निकाल लूंगा, मैं मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लूंगा, और जब मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लूंगा तो इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी वो हो सकता है ये रियल हो वर्चुअल हो, पता लग जाएगा। अगर ये वाली जो लेंथ है हम ये बोल सकते हैं कि ये फोकस के अंदर अंदर है, सेकंड फोकस के अंदर है, तो फिर वो वर्चुअल बन जाएगी। अगर वो सेकंड फोकस से पीछे की तरफ है तो हम बोलेंगे कि भाई सर वो रियल बन सकती है। तो क्या इसकी हाइट अगर मुझे पता है तो क्या इसकी हाइट नहीं पता लग जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता लग जाएंगे सर? निकाल लेंगे, पक्का है ना? ये वाला क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं। इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। बस आपको अब क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर एक इमेजिनेशन करना है। यस, आपको थोड़ा सा अपना गर्दन ना
थीटा एंगल से घुमाना है, ज्यादा मत घुमा देना। स्मॉल एंगल बोला है, ठीक है, स्मॉल एंगल थीटा, नहीं तो ज्यादा घुमा दिया तो भैया कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। तो हल्का से घुमाया और ध्यान से देखो, अब तुमको वैसा डायग्राम दिखने लगा कि अरे ऑब्जेक्ट यहां है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस ऑब्जेक्ट से मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये मुझे हाइट मिल जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक सर ये तो यू कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यस, बस इतना हमको पता करना है, ठीक है। अच्छा, बची हुई ये वाली लेंथ कितनी है सर, उसके पोल से जो लेंथ है वो कितनी बची है, एफ, क्योंकि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2f, ठीक। तो बताइए कि आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, जो मैं बनाने जा रहा हूं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां पर अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला जो पॉइंट है इससे हम डैश 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 लाइन बनाकर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट की जो ये दूरी है ये कितनी है, एफ, यहां से परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। अच्छा, ये एंगल जो है ये थीटा है और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी है। क्या ये वाली दूरी सर एफ कॉस थीटा हो जाएगी, हाँ। और कितने लोगों को पता है कि सर एफ कॉस थीटा जो है वो एफ से तो छोटा ही होगा, क्योंकि आपका थीटा ऐसा 0 डिग्री तो नहीं है, है ना। तो ये वाली वैल्यू आपकी कम है। अगर ये कम है, एफ से कम है, तो मैंने बोला था कि आपको वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक। तो और इसकी हाइट यहां पर है। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लेता हूं, जैसे इस पॉइंट को अपन ने कोई ओ मार्क कर दिया, ठीक, इसको अपन लेट सपोज कोई एन मार्क कर देते हैं, तो एन के करस्पॉन्डिंग जो भी उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी वो इधर नहीं बनेगी, इधर बनेगी, और वो कितना हो जाएगा, लेट सपोज एन डैश, ठीक है। और जो आपके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, क्या वो इसके पैरेलल ही होगी क्या, बस ये हमको पता करना है, क्या वो इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो वो बिल्कुल होगी, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ओ डैश यही होगा। इस चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसीलिए है कि इसमें बेसिक ज्योमेट्री हमको आनी चाहिए। बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैं अभी प्रूव कर दूंगा। बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन लेंस का तो वी बाई यू होता है। रियल डेफिनेशन क्या है सर, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है भाई। वी अपॉन यू का जो रेशो होगा वही एच आई अपॉन एच ओ का रेशो होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा। ये कितना होगा सर, ये एच ओ है। ये क्या है सर, ये यू कोऑर्डिनेट है ना। तो एच ओ और यू कोऑर्डिनेट का जो अपना बोल सकते हैं कि रेशो है वो टेन थीटा हो गया, ठीक। अगर मैं इसको एच आई ले रहा हूं और इसको वी कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, तो क्या एच आई अपॉन वी भी बराबर होना चाहिए और वो टेन थीटा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। वो ही लिखा हुआ है, बस हमको ध्यान से देखना है कि भाई एच ओ को नीचे लाना है और इस वी को ऊपर लाना है। इसलिए मैंने बोला कि जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो इसी लाइन पर ही बनने वाली है, यानी कि इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। एक बार फिर से विजुलाइज कर लेते हैं। ये है पहला लेंस और ये है अपना दूसरा लेंस, ठीक है। ये है पहला लेंस, दूसरा लेंस। आपको ओरिजिन यहां मानना है, यहां से रे आ रही हैं, इधर की तरफ फोकस हो गई हैं। क्या ये पहली इमेज बन गई थी, यही ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे लेंस के लिए, बिल्कुल। इसके अंदर इसको आपने टिल्ट कर दिया था थीटा एंगल से, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी थीटा एंगल से टिल्ट हो गई। अब यहां पर आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, इसी के ही परपेंडिकुलर पे यहां पर आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट जरूर आएगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। उसकी पुष्टि हम किससे कर सकते हैं सर, वो थोड़ा आंसर वांसर हमने थोड़ा दिमाग में रखा हुआ है। देखिए आप, जीरो हमने प्रूव किया है, ये हमने ये प्रूव किया है कॉमन सेंस ही से ही प्रूव कर दिया कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज जो होगी वो यहाँ पर होगी और इसी एक्सेस पर ही होनी चाहिए, क्योंकि दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक सर। दिस बाय दिस एक बार फिर से देख ले, एच ओ और यू कोऑर्डिनेट और एच आई और वी कोऑर्डिनेट का रेशो बराबर होना ही चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। और यहां से भी टेन थीटा को बराबर करके हम लिख रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो डेरिवेशन होता है वो टेन थीटा बराबर करके ही होता है, ठीक है साहब। अब क्या करें, अब देखो कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है। अगर अपने पास यू कोऑर्डिनेट है और फोकल लेंथ भी इसकी पता है तो हम वी कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, है ना, यहां से लेकर यहां तक हमको वी कोऑर्डिनेट निकालना है।
वी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सर वी कोऑर्डिनेट निकलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अपने पास है u कोऑर्डिनेट जो सामने के सामने है माइनस एफ कॉस थीटा था। v कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको निकालनी है और फोकल लेंथ तो हमको पता ही है, तो 1/v माइनस 1/u, u की जगह पर माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/f। ठीक है सब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वापस माइनस हो जाएगा, तो 1/f माइनस ऑफ 1/f कॉस थीटा, ये हो गया आपका v कोऑर्डिनेट। इसमें से हम 1/f को कॉमन ले लेते हैं और नीचे की तरफ कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर की तरफ कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? v की वैल्यू हो जाएगी f कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा ये नेगेटिव वैल्यू है, बिकॉज कॉस थीटा इज लेस देन 1 हियर, है ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू है और वो नेगेटिव वैल्यू आनी भी चाहिए थी। वो नेगेटिव वैल्यू क्यों आनी चाहिए थी सर? आपने बोला था वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा बिकॉज u इज लेस देन f cos थीटा, राइट? ओके डन। तो इसको अगर मैं डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माइनस साइन में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया तो इसको आपको f cos थीटा 1 माइनस cos थीटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक, ठीक है साहब। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए थी इस इमेज की दूरी, मान लो आप लगभग, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक अपन को f पता है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कैसे मिलने वाली अपन को? अपन यहां पर मेरे हिसाब से cos थीटा का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वाली दूरी अपनी f साइन थीटा है ना, ये वाली दूरी अपनी f साइन थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगी। ये v की वैल्यू का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल चुके हैं। तो अपन को चाहिए क्या सर? अब तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इस वाली वैल्यू को अगर आप x मान लेते हो और ये वाली वैल्यू तो अपन को पता ही है। ठीक है, तो चलो यहीं बना लेते हैं। ठीक है, किस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ? ठीक है, ज्योमेट्री है, देखो जब क्लिक कर जाए वो काम कर लेना चाहिए। सर ये जो आप एन डैश बोल रहे थे ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप निकाल चुके हो, एंड दैट इज f cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, अभी अभी निकाली हमने, है ना, v कोऑर्डिनेट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और इधर की तरफ ये आपने o डैश माना है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी की हमको दरकार है, ये चाहिए हमको, और इसको हमने क्या मान लिया है x, और ये एंगल कितना है थीटा। बस अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम cos थीटा ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कि cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस f cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, और अपॉन x, ठीक है, ये इंटू एक्स हो गया। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई सर? f अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है साहब, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो x है ये किससे है सर? ये वाला तो आपके सेकंड लेंस से दूरी है, हमको चाहिए फर्स्ट लेंस से, तो नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो अपन को चाहिए फर्स्ट लेंस से। लो भाई, इस वाले लेंस से कितनी दूरी है सर? x है, तो इससे कितनी दूरी होगी सर? वो टोटल मिला के 2f था ना, तो लो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनल आंसर, फाइनल x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज हो जाएगा 2f में से x माइनस कर देंगे। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई थी सर? x की वैल्यू थी f अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक, आई होप कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो ही रही होगी। हालांकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ में काम कर रहे हैं, सो इट इज़ टेकिंग टाइम। ऑब्वियसली आपको एक बार जब क्लिक कर जाता है बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f है, फिर माइनस 2f cos थीटा है, फिर उसके बाद ये माइनस f है, फिर नीचे की तरफ आपका 1 माइनस cos थीटा है, f से f 2f कटेगा तो एक f तो आ ही जाएगा, और इसमें से 1 माइनस 2 cos थीटा ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये अपना फाइनल कोऑर्डिनेट है, एंड इट इज ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। क्वेश्चन के साथ में जो अपन ने आंसर निकाला था वो भी इसी फॉर्मेट में था। सो 2 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्चुअली मेरा लक्ष्य ये है कि भाई तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो, मिरर के क्वेश्चन हो, लेंस के क्वेश्चन हो, प्रिंस के भी क्वेश्चन हमने लिए हैं,
वेलोसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, इसके बाद आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर्स है। एज शोन इन द फिगर एन ऑब्जेक्ट ओ इज एट द पोजिशन -10,2 विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन पी। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो -10,2 मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर के बराबर। द कॉन्केव मिरर M1 हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। इसका फोकल लेंथ भी -15 सेंटीमीटर तुरंत लिख देते हैं। ठीक, अ प्लेन मिरर M2 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की 40 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई दे रही है। ओके, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर कंसिडरिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्केव मिरर। पहले मिरर के ऊपर आपको मानना है, तो पहली इमेज कौन बनाने वाला है सर, कॉन्केव बनाने वाला है। कैसे बनाएंगे, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f से निकालेंगे फटाफट से। एंड सेकंड ऑन द प्लेन मिरर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद काफ़ी सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि एडवांस में भी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो हैं, ऐसा लगता है कि वो टाइम कंज्यूम होंगे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, तो 2-4 स्टेप में काम हो जाता है। तो क्या हमें दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। सर मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले मिरर से तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f लगाऊंगा, तुरंत v की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर इस v का एनालिसिस करेंगे इस मिरर के हिसाब से। अब मैं आपको प्लेन मिरर की खास बात पहले बता देता हूँ। प्लेन मिरर की खास बात क्या है, जो कि हम अपने नोट्स के अंदर बताते हैं ना, सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप इसमें, ये कोई ऑब्जेक्ट होगा सामने, उसके सामने के सामने इमेज बन जाएगी। तो ये तो सबको ही पता है। हाँ, ये चीज सिखाई जाती है कि अगर ऑब्जेक्ट उसके सामने ना होकर कहीं और भी हो, जैसे मान लेते हैं कि इसके जस्ट सामने नहीं है, इसके इधर की तरफ नहीं है, यहां पर कहीं है, तो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। तो इसकी इमेज कुछ भी नहीं है सर, ये यहाँ पर ये वाली जो आपकी लाइन है, इसको एक्सटेंड कर दें, मिरर जैसा मान लें उसको कि वहां पर मिरर है, पर है नहीं वहां, क्योंकि आपके पास जो 2 रेज हैं वो हमको जरूरत पड़ेंगी, और इसको पीछे 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 से ले जाके ले जाके ले जाके ले जाके इसके जस्ट सामने जो आप परपेंडिकुलर डालोगे इसके ऊपर, इससे यहाँ पर दूरी आपकी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ऐसे में ये चीज सिखाई जाती है कि अगर आपका प्लेन मिरर 45 डिग्री पर इंक्लाइन हो ना, तो होता क्या है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो तो क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना, ये ओ, ये इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वो वर्टिकल चली जाएगी, तो इमेज है ना यहाँ पर कहीं होगी। ठीक है, इमेज यहाँ पर कहीं पर होगी, और अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हो तो कुछ इस तरीके से आप ये देख पाओगे कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ये वाली दूरी सेम होती है। ये कब होता है ये चमत्कार, एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है, वाई कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है, कब होता है चमत्कार, 45 डिग्री पे होता है। और देखो ये हमको इसलिए याद आया क्योंकि ये मिरर भी, प्लेन मिरर भी 45 डिग्री पर है। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नाउ। तो हमारे पास सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट भी हमको दे रखी है, इसका भी यूज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है -15, तो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, u का कोऑर्डिनेट -10 होगा, उठा के उधर ले जाते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/10 - 1/15, एलसीएम ले लेते हैं सर, एलसीएम 30 ले लो, और यहाँ पर इसके ऊपर 3 आ जाएगा, उसके ऊपर 2 आ जाएगा, यानी कि 1/30। ठीक है, और वो भी किस में आ रहा है आपके, प्लस में आना भी चाहिए था क्योंकि फोकल लेंथ से कम पर बैठा हुआ है, तो हमको ये पता लग गया कि भाई v की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। अब नया डायग्राम बना लेते हैं। ये है भैया आपका मिरर, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। आपकी इमेज की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर सर। ठीक है साहब, ओके। अब यहां से ऊपर होगा, नीचे होगा, क्या होगा, तो देखो रियल का वर्चुअल बन रहा है। मैग्निफिकेशन भी देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u होती है मिरर्स में, v/u होती है लेंस में, -v/u होती है मिरर्स के अंदर।
तो माइनस ऑफ v की वैल्यू तो +30 आई है, और आपकी जो u की वैल्यू है वो कितनी है सर, u की वैल्यू आपकी -10 है, तो ये कितना हो जाने वाला है +3। ठीक, +3 के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्या है ये तो इरेक्ट इमेज है, तो यहां पर ओ अगर 2 सेंटीमीटर है तो जो इमेज यहां पर होगी वो 3 गुना होगी। 2 सेंटीमीटर 3 गुना कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। ये है भाई आपकी इमेज I1, जो कि किससे बनने वाली है, इस मिरर से बनने वाली। ऐसे में यहां पर एक प्लेन मिरर बैठा हुआ है, और प्लेन मिरर कितने पर बैठा हुआ है सर, ये 45 डिग्री पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये कितनी दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर कितनी दूर बैठा हुआ है, ये पॉइंट से ये पॉइंट बैठा हुआ है 70 सेंटीमीटर की दूरी पर। और कितना ऊपर बैठा हुआ है सर, वो 6 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ भी है। तो जब यहां से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर डालने पर क्या होने वाला है, उसके सामने उसकी इमेज बनेगी। ठीक, इधर देख लो भले, इसको एक्सटेंड ही कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि अब इसको छोटा डायग्राम बना रहे अपन, है ना, यहां से लेकर यहां तक तो कितना है सर, 70। तो जो इमेज बनने वाली है वो यहां बनने वाली है। ठीक है ना, ये वाले जो है ये 70 है, ये यहां पर। ओके, और इस पॉइंट से वो ऊपर है। ठीक है, यहां पर ही ऊपर भी है, जो भी आपकी लाइन है उससे ऊपर की तरफ भी। यहां से 70 है तो यहां से भी 70 डिस्टेंस तो होनी चाहिए। तो क्या मेरे को वाई कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी मिल गई, आप देख भी सकते हैं इसका शायद वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल -70 आप देख सकते हैं ना। तो I2 जो हमको चाहिए -70। अब एक्स कोऑर्डिनेट की बारी है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो अपने पास यहां पर कितनी दूरी पर था, ये 70 था, तो ये इधर की तरफ हो गया। अब अपने पास जो है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसको अपन कैसे देख पाएंगे, बस ये हमको देखना है। और अपन ने ओरिजिन किधर लिया है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओरिजिन कंसिडरिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन द कॉनकेव मिरर, M1 सेकंड ऑन द प्लेन में। देखिए ओरिजिन कहाँ पर है, हाँ, विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन P यहां पर था, तो इसके हिसाब से काम करना है अपन को। ठीक है, ये है भाई P। वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का है, वाई कोऑर्डिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई में कितना नीचे जाना है सर वो तो पता लग गया, ये इधर हॉरिजॉन्टल का क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। अब इसका क्या करें, इसका 6 सेंटीमीटर वाले का क्या करें। एक्स कोऑर्डिनेट अगर अपन को देखना है, मेरे हिसाब से बस केवल अपन को 10-20 सेकंड का एक हिंट चाहिए होगा। 45 डिग्री पे अपनी लाइन है, और उससे अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं यहां से, है ना, वहां से ऐसे लाइन खींच दूं और उसके वर्टिकल वाले पॉइंट से वो मिल जाता है यहाँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस करके जाता है। सही बात है ना, यहां से अगर मैं इसको इधर की तरफ खींच दूं तो इससे वो कितना क्रॉस करके जाता है, मिल तो जाना चाहिए दूरी। अगर अपन इधर देख लेते हैं ना, ये कोई चीज है, इतना दूर जाने की जगह यहीं ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कितनी होगी 6। अगर यहां होता, हाँ अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। अगर यहां होता तो यहीं आ जाता। अब क्या है कि इसके परपेंडिकुलर जाना है, तो उसी तरह से इसके भी क्या जाना पड़ेगा, अपन को परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा यहां। ये होगी बात भाई। ठीक है, ठीक है सर, आगे बात समझ में कि क्या चाहिए इनको। अब बताओ कि इनको हम कैसे काम करेंगे।
सो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 70 था, इधर भी 70 था। इससे कितनी दूरी थी सर? इससे दूरी थी 40। और वो जो 40 दूरी है, वो 40 के अंदर अपन को ये जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है ना 6, ये अपन को ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे रखा था अपन ने? जस्ट अ मिनट, कहाँ समझा था यार? ये रहा भाई, 6 ऊपर होगा तो 6 इधर भी जाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर अगर वो कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे थे, तो कॉनकेव मिरर ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाना पड़ेगा आपको? 40। तो ये तो 40 है ही से, और 40 के साथ 6 और जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 46। और वो आपके माइनस में जाएगा, तो -46 कॉमा -70 जैसा कोऑर्डिनेट अपन को मिल जाएगा। क्या यही अपने पास आंसर भी है? हाँ भाई, है ना, -46 -70। ठीक है साहब, थोड़ा बहुत आपका प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 45 डिग्री पे कैसे काम करता है, थोड़ा समय लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिरर, लेकिन वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो हमने देखे थे वो इमेजेस फॉर्मेशन पे था, किस पर अब ये क्वेश्चन है? वेलोसिटी। अ पॉइंट सोर्स एस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द एक्स वाई प्लेन। अब देखो आप, ये तो मेरे हिसाब से इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको आता होगा कि सर इसके अंदर ना अपन को कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अलग सॉल्व होता है और परपेंडिकुलर अलग सॉल्व होता है ना। तो वो चीज आपके दिमाग में घूम रही होगी। शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर हमको दे रखा है 4 मीटर के बराबर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका सेंटीमीटर में अगर किसी को लेना है तो वो 400 सेंटीमीटर ले सकता है, चलो मीटर में ही ले लेते हैं। माइनस क्यों होगा सर? कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ की वैल्यू -2। ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द पेरिजियल रेज। तो हमको आई कैप जे कैप के अंदर दोनों निकालने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। हम इसके अंदर देख सकते हैं कि 10 cos 37 डिग्री इधर की तरफ हो जाएगा, और इधर की तरफ 10 sin 37 डिग्री हो जाएगा। अगर ये लेट सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि DHO/dt अगर हम बोल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी 10 sin 37 डिग्री इतनी हो जाएगी। और अगर हम u कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, तो u कोऑर्डिनेट DU/dt की वैल्यू क्या है? वो u को बोल सकते हैं कि भाई सॉरी, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाए तो प्लस में लिख सकते हैं। तो 10 cos 37 डिग्री के बराबर लिखा जा सकता है। तो 10 इंटू cos 37 डिग्री कितना हो जाता है? 4/5। ये 5 से कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा तो ये 8। इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट के बारे में तो पता लग गया। मिरर हमारा कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 0। हमको अब निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, तो चलिए अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस पे काम करना चालू कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर फेमस फॉर्मूला आपको पता होगा कि सर dv/dt इज इक्वल्स टू -v² इंटू du/dt। ठीक है, अब ये du/dt का पॉजिटिव लेते हैं, ये du/dt का पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। तो अगर आपका कॉनकेव मिरर के सामने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, तो उसके du/dt की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। v और u की वैल्यू सर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ डेटा दे रखा था। यहाँ पर u कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? -6। तो क्या हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू बोल सकते हैं 1/f से v की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे -6 है तो उधर जाके +6 हो जाने वाला है। यहाँ पर 1/6 माइनस 1/2 1/v इसके बराबर आएगा। इसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 1 और ये 3, डन। तो 1/v की वैल्यू कितनी आने वाली है? -1/3, यानी v की वैल्यू आएगी -3। ठीक, ये लो। तो यहाँ पर v की वैल्यू है -3, u की वैल्यू है -6, उसका है स्क्वायर du/dt, यानी कि x डायरेक्शन के अंदर, है ना, x डायरेक्शन के अंदर जो आपकी वेलोसिटी थी du/dt, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका 8। तो ये कितना हो गया है सर? ये 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू 8, यानी कि -2। ठीक, -2 आई के ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस जैसा बोला गया, और आंसर भी एकदम तुरंत मैच कर गया अपना -2। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? वैसे तो जेई मेंस लेवल का सवाल था नहीं,
अब चालू हुआ है सवाल, ये तो सबको आता ही है। सवाल ये है कि आप क्या इसकी जो इमेज होगी उसका डी एच आई बाई डी टी यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट काम कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो कितने लोगों को पता है कि सर एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू यहाँ पर मिरर है ना, माइनस वी बाई यू होती है, तो हम एच आई की वैल्यू को माइनस वी इंटू एच ओ अपॉन यू ऐसा लिख सकते हैं, ये तो पता ही है। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इनमें से कोई भी डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, डी एच आई बाई डी टी के लिए कोई भी कांस्टेंट नहीं है। u की वैल्यू चेंज हो रही है, डी यू बाई डी टी अभी लिखा है, डी वी बाई डी टी अभी निकाला है, और डी एच ओ बाई डी टी का एक एक्सप्रेशन हमको पता है कि वो 6 मीटर पर सेकेंड था, अभी निकाला था हमने 10 साइन 37 डिग्री से। तो सर ठीक है, तो तीन तीन वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो वैसे तो एक ऊपर वाले फंक्शन को f मान सकते हैं और नीचे वाले फंक्शन को g मान सकते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या फिर आपने इतना तो मैथ्स में पढ़ ही लिया होगा कि जैसे ये v है, ये एच ओ है, और इसको हम अलग से ले लेते हैं 1/u, ये तीनों अलग अलग फंक्शन लेते हैं। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एच आई बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनस सर डी वी बाई डी टी यहाँ लिख देते हैं। अभी एक्चुअली एच ओ और 1/u का कुछ नहीं होगा, है ना, वो माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, प्लस अब एच ओ का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का कुछ नहीं होगा, तो डी एच ओ बाई डी टी, और 1/u भी वैसे ही रहेगा, प्लस v का भी कुछ नहीं होगा, एच ओ का भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हम 1/u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/u² इंटू डी यू बाई डी टी हो जाएगा। इतना आता होगा आपको, है ना। तो बड़ी आसानी से अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं। डी वी बाई डी टी की वैल्यू अभी अभी आई है, कितनी आई थी सर, -2 आई थी। एच ओ की वैल्यू कितनी है सर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है कितना, 1 मीटर दे रखा था, आई थिंक सो, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 मीटर है, और डी एच ओ बाई डी टी भी देख लो, डी एच ओ बाई डी टी कितना है, 6 है। ठीक, तो ये हो गया 1। u की वैल्यू कितनी थी सर, u की वैल्यू -6 थी, प्लस v की वैल्यू कितनी है सर, v की वैल्यू अपने निकाली थी -3। डी एच ओ बाई डी टी की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 6। u की वैल्यू कितनी है सर, -6, प्लस v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी अपनी -3, एच ओ की वैल्यू कितनी है 1, और 1/u², u की वैल्यू थी -6 तो उसका स्क्वायर, तो 1/36, और डी यू बाई डी टी जो कि हॉरिजॉन्टल में अपनी बोल सकते हैं कि स्पीड थी, वो कितनी थी आपकी 8। इस तरीके से अपना आंसर अब आने चाहिए, माइनस माइनस प्लस 2/6, 1/3 ये हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 6 और 6 कट भी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +3। इधर कितना हो जाएगा सर, 8 को हम 36 से काट सकते हैं, हाँ काट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट देते हैं इसको, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 12, और 8/12, 8/12 मतलब कि हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/3। डन है। ठीक है सर, ये इस तरीके से अपन ने इसका काम कर लिया, कुछ बचा, हाँ एक माइनस साइन, तो 1/3 2/3 कितना हो गया, 1 1 + 3 कितना हो गया, 4, यस। सो -4 जे कैप बोलेंगे इसको, क्योंकि वो जो है हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे थे, क्योंकि डी एच ओ बाई डी टी और डी एच आई बाई डी टी यानी कि हाइट ऑफ द इमेज कैसे चेंज हो रही है, एंड यस यकीनन -4 ही इसका आंसर है। -2 हमने पहले निकाल लिया था, -4 अब अपन ने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना था कि जो हाइट ऑफ द इमेज का रेट ऑफ चेंज है उसके अंदर क्या होगा। यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, इसके अंदर एच ओ उठा के इधर ले जाते हैं, सर ये है एच आई इक्वल टू -1/v, और यहाँ पर एच ओ, और यहीं पर इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये नहीं होगा, आपने इसमें क्या किया, v/u को कांस्टेंट मान के चला, ऐसा नहीं होगा। जब भी वो टेढ़ा जाएगा ना, टेढ़ा जाएगा तो u कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है, v कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। आप केवल इसमें ये नहीं मान सकते कि सर केवल हाइट चेंज होता हुआ मान लेते हैं और v और u उस टाइम पे कांस्टेंट मान लेते हैं, ऐसा मत करना वरना गलत आंसर आएंगे। जेई एडवांस बिल्कुल इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये फेवरेट क्वेश्चन सा लगता है, इसका विजुअलाइजेशन भी बहुत बढ़िया सा है, और बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अभी तक जेई एडवांस के अंदर आया नहीं है, आ भी सकता है। देखिए,
A small ball is thrown from the edge of one bank of a river of the width 100 मीटर। ठीक है भाई, एक जो छोटी सी बॉल है वो आपकी हम बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ द रिवर हमको दे रखी है, उसको पार करने के लिए भेजी है इन ऑर्डर टू जस्ट रीच द अदर बैंक। द बॉल वॉज थ्रोन इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन हम जानते हैं, वर्टिकल प्लेन में क्या होता है सर, ग्रेविटी एक्ट करती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी नदी का एक किनारा, ये नदी का दूसरा किनारा, यहाँ से बॉल फेंकी और वो जस्ट 100 मीटर क्रॉस किया, मतलब कि रेंज भी पता है। ये सोचने वाली बात है, इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है ये बैंक वर्टिकल प्लेन में फेंका। सर वो टेढ़ा भी फेंक सकते हैं, हाँ अभी पता लगेगा। फेंका और 100 मीटर पार करना जरूरी है, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द बैंक। अब हमारा इमेजिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब वो कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं फेंका, मतलब कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे टेढ़ा नहीं फेंका, बल्कि नदी के ही परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन के अंदर वो बॉल गई। बहुत इजी। एट एन एंगल 37 टू दी हॉरिजॉन्टल। तो जो हमने बॉल फेंकी थी, जो पार्टिकल फेंका था, वो हॉरिजॉन्टल से, मतलब नदी के तल से ही मान लेते हैं, 37 डिग्री पर फेंका था। टेकिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ एंड द परपेंडिकुलर टू द बैंक एज द एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपकी नदी के परपेंडिकुलर लाइन है उसको एक्स एक्सिस मानना है। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, बॉल इधर से इधर गई। रेंज की वैल्यू 100 मीटर आ चुकी है। कितने एंगल पे फेंका है ये भी हमको पता लग गया है। डन। चाहते क्या हो, अरे कहना क्या चाहते हो, तो वो तो ये वाली चीज हुई ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन बाय द वाटर सरफेस। ये है मजेदार चीज। ये तो अभी तक तो प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन लग रहा था, है ना। तो यहां से यहां पर इधर की तरफ जा रहा है, उसकी परछाई, परछाई मतलब बोल सकते हैं उसकी पर्टिकुलरली इमेज जो वाटर सरफेस से बनाया जाएगा, जो जब उसके अंदर वाटर सरफेस से नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, इमेज की बात करें तो ठीक है, कहीं भी हो सकता है, नीचे की तरफ ऑब्जर्वर है या ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर है, डिपेंड्स। ठीक है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इमेज, सॉरी, ठीक है ना। तो इमेज की ही बात कर रहे हैं। तो इमेज कहां पर बनने वाली है, फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन बाय द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस इज एट द लेवल y इक्वल टू 0, जो कि हमने बिल्कुल समतल माना भी था कि वाटर सरफेस पर ही हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ये भी हमको चाहिए। जी की वैल्यू दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर देखा। तो कहानी चालू करें। देखो अब विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि ये नदी का एक किनारा है, ये भी एक नदी का किनारा है। इसके परपेंडिकुलर, हाँ ये मैं थोड़ा परपेंडिकुलर टाइप बना रहा हूँ, नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा हमने बनाया है, मतलब ये आपकी तरफ है, नदी आपकी तरफ आ रही है। ओके, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। बॉल यहां से फेंकी गई, उसको एक डिफरेंट कलर से बता देते हैं, और उसकी ये ट्रेजेक्टरी रही। ठीक है, जस्ट पार कर लिया उसने। ओके, और नीचे की तरफ पानी है। कभी ना कभी ये जो बॉल होगी ये किसी वाई कोऑर्डिनेट पे होगी। डन, डन सर। यहां पर हम एक्स कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। क्या इसकी कोई इमेज आपके यहां पर बन सकती है? क्यों नहीं सर, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी दूरी को यहाँ पर वाई है, यहाँ से जो आपकी रेज जा रही होंगी, ठीक है, वो रेज क्या होंगी, वो आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे हो जाने वाली है। इसको अगर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे और रेस को पेरिक्सल वेरिक्सल मान लें, तो यहीं पर ही आपका क्या आ जाएगा, ये कोई वाइट डैश आ जाएगी, जिसको हम एपरेंट हाइट बोल सकते हैं। कभी क्या होता है, पानी से एयर जाती है तो उसको एपरेंट डेप्थ बोल देते हैं, वैसे एयर से जब पानी में जाता है तो उसको एपरेंट हाइट बोल सकते हैं। इस वाई डैश की वैल्यू वाई से ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो इनका जो रेशियो है 4/3 वही काम में आ जाएगा। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 टाइम्स ऑफ वाई। और अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा किसका, सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का वाई कोऑर्डिनेट तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर आपने x दूरी पर काम किया तो मैं y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r भी यहाँ पर हमारे लिए एक फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि हमको r की वैल्यू 100 मीटर पता है। तो टेन थीटा में 1036 डिग्री डालेंगे सर, 1037 डिग्री, 1037 डिग्री कितना होता है सर, 3/4। डन। 1 - x/r की वैल्यू कितनी है आपकी 100। और यहाँ पर अब y की जगह पर मुझे क्या चाहिए, y डैश चाहिए, क्योंकि इनको इमेज के कोऑर्डिनेट चाहिए था, राइट। तो y डैश की वैल्यू कितनी है,
सर वाई डैश की वैल्यू तो 4/3 टाइम्स ऑफ वाई है ना, तो इसको हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने वाई लिखा था अभी अभी, इसको अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाई डैश में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वाई, इसको अपन को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, तब वाई डैश आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में सोचते हुए इस पर काम कर सकते हैं। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विल बी x टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 100। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। क्या इस फॉर्मेट में कोई आंसर दे रखे हैं अपन को? वही है, x को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाय 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ये फिर से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी कॉन्सेप्ट देखा था मिरर के अंदर। अब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, तो आपको इमेज की वेलोसिटी निकालने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई ध्यान से देखना और समझना। विद रेस्पेक्ट टू सरफेस काम किया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में काम किया जाता है? विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। मान लेते हैं कि ये कोई n1 मीडियम है या n2 मीडियम है। इंसिडेंट रेज जो है वो यहां से जा रही है, इंसिडेंट रेज यहां से जा रही है। लेट सपोज ये एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो चल रहा है। ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू 1 है, उसको n1 बोल देते हैं। ठीक है, ये n1 1 है और n2 की वैल्यू कितनी है? 4/3। इसकी इमेज भाई यहां बन रही है, सही है ना सर? वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ज्यादा आया था ना, वाई का वाई डैश। अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है और इसके पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, तो x कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं होंगे। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेम। सरफेस के अलोंग वाला, सरफेस के अलोंग वाले सेम होंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा सर, ये यहाँ पर तो फिर ये यहाँ पर होगा, फिर उसकी इमेज यहाँ होगी, ये यहाँ पर होगा, इसकी इमेज इधर होगी, ये यहाँ पर होगा तो उसकी इमेज उधर होगी, इधर होगा तो उसकी इमेज ऊपर होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो सेम चलेंगे। वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा। इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट है u, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है v, वो हो जाएगा वैसे ही जैसे कि वाई कोऑर्डिनेट में अपन ने 4/3 मल्टीप्लाई किया था, तो वेलोसिटी में भी ऐसा होगा 4/3 टाइम्स ऑफ u वेलोसिटी। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस होने वाले। अब मुझे ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे ही चेंज नहीं होता। कितना होता है सर? u cos थीटा, और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है कितना होता है? तो u sin थीटा माइनस gt के बराबर। तो बस ये जो u sin थीटा माइनस gt है ना, इसको हमको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इमेज के लिए। तो इमेज का y कोऑर्डिनेट होगा 4/3 टाइम्स ऑफ u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, g की वैल्यू रख देंगे। sin थीटा की वैल्यू हमको स्टार्टिंग में पता है कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ना रेंज की वैल्यू है। देखो रेंज की वैल्यू कितनी थी? 100। हम यहाँ पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी ऐसा लिख देते हैं। मुझे साइन 37 डिग्री भी पता है, कॉस 37 डिग्री भी पता है, 2 भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है, 100 पता है, सब कुछ पता है हमको। u स्क्वायर नहीं पता, वो इससे मिल जाने वाला है। तो यस, वी कैन इजीली फाइंड आउट u ओवर हियर। तो वो u की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी। उसको 4/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये भी हमको पता लग चुका है, लेकिन ये केवल y में, x डायरेक्शन के अंदर ये जो u cos थीटा है वही उसको मिलेगी इमेज को, उसके अंदर आपके चेंजेस नहीं होंगे। तो इमेज का जो x कोऑर्डिनेट आने वाला है वो कितना आने वाला है? u cos थीटा के ही बराबर। ये हो जाएगा किसमें? आई कैप में, और ये हो जाएगा किसमें? जे कैप। दिस इज योर आंसर। बस इसका कैलकुलेशन करना है अपन को, कैलकुलेशन किया जा सकता है, कर ही लेते हैं। 2 इंटू साइन 37 डिग्री कितना हो जाएगा सर? 3/5। ये कितना? 4/5। ये कितना? u स्क्वायर। नीचे की तरफ कितना? 10। इधर कितना? 100। ओके, और कहीं से कुछ कट रहा हो तो सर ये 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है भाई, और इस 5 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर 6 होगा और ऊपर 10 होगा, तो कितना हो गया? 25 इंटू 25। नीचे की तरफ आपका, ऊपर की तरफ 10 और नीचे की तरफ 6, इधर की तरफ 3, इधर की तरफ 5, तो √5/3 जैसा कुछ हो जाएगा और 25 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू 25 √5/3 ऐसा कुछ आ जाएगा।
वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है सर? कॉस थीटा की वैल्यू है अपने पास 37 डिग्री 4/5, ठीक है। तो 4/5 में 5 से 5 कटेगा, 4 अंदर जाएगा तो 20। √20/3 जैसा कहीं पर दिख रहा हो, देखो ये 5/3 वाला तो हो गया, तो ठीक है, बस हमको अंदर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो √5/3 जैसा कुछ हमको आंसर्स मिलने लगेंगे, क्योंकि u की वैल्यू कितनी आई थी सर? वो 25 5/3 थी, और u cos 37 डिग्री, ठीक है। cos 37 डिग्री कितना? 4/5। तो जैसे इसको हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे u cos 37 डिग्री को, तो 5 से 5 कटेगा, बिल्कुल 20√5/3, बिल्कुल सही आंसर निकला, एकदम करेक्ट आंसर। और ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास क्या है, ये वही लिखा हुआ है u sin थीटा माइनस GT। बस इसको किससे मल्टीप्लाई करना था अपन को वहाँ पर? 4/3। सो आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। आपको लगा होगा कि सर हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। हमने वेलोसिटीज़ भी टच कर लिया, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेलोसिटीज़ से रिलेटेड पहले भी, बहुत पहले जेई एडवांस ने बात की हुई है। उनका एक अच्छा खासा फोकस रहता है इस पर, ठीक है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आना ही है, लगे रहें, बने रहें। और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो और भी दमदार होने वाले हैं, उनसे भी कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। बने रहना होगा हमारे साथ में, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको भी मिलेगी और हमको अच्छा लगेगा। आप कमेंट के अंदर ये चीज़ बताते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी मन की बात आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोशन में ऑब्वियसली ये सब होता ही है कि स्टूडेंट्स सर्वोपरि हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, उनको समझा जाता है। यहीं पर ही मिलेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।